हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो अपनी साइकोलॉजी की एक मैंने प्रैक्टिस सेट चलाया था, प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई थी साइकोलॉजी की हमने, जिसमें हमने टीजीटी और पीजीटी के 2018 से लेकर 2023 तक की 2023 तक के सारे पेपर करने थे। और इसके अंदर हमारा एक पेपर रहता है टीजीटी 2018 का, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। सारे पेपर आपके हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साइकोलॉजी के मैंने 2018 से लेकर 2023 के टीजीटी के सारे पेपर करवा दिए हैं। 2018 से लेकर 2023 के पीजीटी के सारे पेपर करवा दिए हैं। और ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं मैथमेटिक्स का पेपर करवा रही हूँ या साइंस की साइकोलॉजी जो होती है, चाहे आप हिंदी सब्जेक्ट से है, चाहे आप पॉलिटिकल से है, या आप इंग्लिश से है, या मैथमेटिक्स से है, या किसी भी सब्जेक्ट से है। अगर आप एचटेट दे रहे हैं तो आपका जो 60 मार्क्स का जो पेपर होता है, 90 मार्क्स का जो पेपर होता है, वो सबका सेम होता है। टीजीटी वालों का सबका सेम होता है, पीजीटी वालों का सबका सेम होता है। बस सिर्फ 60 जो मार्क्स का पेपर होता है वो तुम्हारा डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट होता है। 90 मार्क्स का जो पेपर होता है वो सारे सब्जेक्ट का सेम होता है। तो भाई जो अपना ये 2018 का पेपर आज हम करेंगे। और एक मैं थोड़ा सा ये बता दूं, अपना जो चैनल है एक्सपर्ट क्लासेस, वो मेनली डीएसएसबी के लिए, अगर कोई भी डीएसएसबी की टीजीटी की मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा है तो ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और मैंने उसके अंदर 4 बुक कंप्लीट करवा दी है और अपनी 5th बुक स्टार्ट हो रखी है। मैट्रिक्स पेज चल रहा है अभी, और उसके अंदर ग्रुप थ्योरी सेकंड हो चुकी है। रियल एनालिसिस, जो उसके अंदर रियल एनालिसिस है, और एक अपने पास रियल ऑफ फंक्शंस है, वो हो चुका है, और कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो 4 बुक अपनी कंप्लीट हो चुकी है, टोटल 13 बुक है। और मैं वहाँ पे टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। आपके जितने भी मतलब टॉपिक दे रखे हैं, अगर आपने डीएसएसबी टीजीटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैं टॉपिक वाइज सीरीज चला रखी है एक, और उसके अंदर जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, डिटेल सिलेबस के अंदर जो मेंशन है, मैं हर एक टॉपिक कवर कर रही हूँ। और डीयू की बुक से ही वो करवाया जा रहा है। ऐसा कंटेंट आपको पेड बैच में भी अभी तक नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वो डीयू की बुक में से ही करवा रही हूँ आपको, और कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रही हूँ, सारे के सारे टॉपिक करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना प्लीज़। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, द इंटेलिजेंस आर नॉट प्रोपोज्ड बाय गार्डनर। म्यूजिकल इंटेलिजेंस बताता है, लिंग्विस्टिक के बारे में बताता है, लॉजिकल मैथमेटिकल, लेकिन क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बारे में वो नहीं बताता। तो नोट पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी आर नॉट सेम। बिल्कुल अलग अलग होती है। ए चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी असेंशियल हैज IQ स्कोर लेस देन 70। नहीं, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अक्कर बिफोर एज 18। बिल्कुल, अगर कोई इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक अक्षमता है तो वो 18 वर्ष से पहले ही पता चल जाएगा उसका। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बोथ आर, पता भी चल जाएगा और अक्कर होगी तो पहले ही होगी। ये नहीं है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बाद में हो सकती है। ठीक है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए वो अलग चीज़ होती है, लेकिन वो फिर डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होगी, बौद्धिक क्षमता नहीं होगी, वो फिर कुछ एक्सीडेंट होगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बोथ आर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। बिल्कुल, दोनों के दोनों विकास को तो प्रभावित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड रहेगा वो अपना सस्ता टिकाऊ ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नोट पूछा हुआ तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन पेरेंट्स वर्क प्लेस। पेरेंट देखो सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है माइक्रो सिस्टम, तो इसमें तो पेरेंट वर्क प्लेस आएगा नहीं है। माता पिता का कार्यस्थल, यानी कि अगर पेरेंट्स का क्या हो जाता है कि ट्रांसफ़र हो जाता है, तो बच्चे को किस तरह से, ब्रूनफेन ब्रूनर की इकोलॉजी थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन आता है टीजीटी में। तो ब्रूनफेन ब्रूनर की थ्योरी से अगर है तो ये कह रखा है कि पेरेंट का वर्क प्लेस किस में आएगा, माइक्रो में आएगा, नहीं आएगा। उसमें तो क्या होता है, बच्चा डायरेक्ट कनेक्ट होता है। मैक्रो के अंदर आएगा, एक मिनट, मेजो के अंदर आएगा, मेजो नहीं, इसमें पेरेंट्स जैसे स्कूल में जाते पेरेंट्स और टीचर होता है, डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्ट, लेकिन मेजो भी नहीं होता। क्या एक्जो होगा या मैक्रो होगा। देखो सबसे बड़ा होता है करोनो, और करोनो से पहले जो भी आता है वही होगा, तो एक्जो। तो इसका क्या होगा,
एग जो होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियां देती है। जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है वह सक्रिय हो जाता है, चूसने से संबंधित गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है। किसकी व्याख्या कर रहा है भाई? ये क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग है। ट्रायल एरर तो है ही नहीं, अभ्यास तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इसमें क्या कर रहा है? क्लासिकल कंडीशनिंग हो रही है। कैसी हो रही है? क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेडपीडी से आज तक क्वेश्चन आया वैसा भी नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जेडपीडी? जेडपीडी वाइगोस्की थ्योरी से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। इट सेट द अपर लिमिट ऑन व्हाट द चाइल्ड इज कैपेबल टू लर्न, बिल्कुल। इसमें क्या होता है? अपर लिमिट सेट होती है कि जिसके लिए यह बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, बिल्कुल, कि बच्चा वहां तक सीख सकता है, इंडिपेंडेंटली नहीं, किसी की हेल्प से सीख सकता है। इट इज द रेंज ऑफ द टास्क दैट ए लर्नर कैन नॉट परफॉर्म विदाउट हेल्प ऑफ द अदर बट येट कैन नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। वो किसी की हेल्प से परफॉर्म, ये कह रखा, उन क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता, ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं करता। देखो जेडपीडी क्या होता है? ये अपने पास एरिया है, यहाँ तक बच्चा इंडिपेंडेंट कर सकता है, ये इंडिपेंडेंट, ये किसी की हेल्प, तो ये वाला जो एरिया होता है दिस माइनस दिस का डिफरेंस, दैट इज द जेडपीडी। तो स्वतंत्र रूप से नहीं, किसी की हेल्प से कर सकता है, दैट इज द जेडपीडी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक है। इट इज द अपर लिमिट ऑफ द टास्क दैट लर्नर कैन सक्सेसफुली इंडिपेंडेंट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, ये बात गलत है, ये जेडपीडी नहीं होता, ठीक है। जेडपीडी तो ये एरिया होता है ना जहाँ किसी की हेल्प से, ये वाला एरिया होता है, दैट इज द जेडपीडी। और यहाँ तक वो इंडिपेंडेंटली जा सकता है, यहाँ किसी की हेल्प से जाएगा, तो कौन होगा वो बंदा? वो मोर नॉलेजेबल देन अदर होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 नोट पूछा हुआ था, यही इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। ये कह रखा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग डील विद वॉलेंट्री बिहेवियर, ये तो बिल्कुल सही बात है, उसमें वॉलेंट्री बिहेवियर होता है, सही है ये बात? नहीं, वॉलेंट्री नहीं होता भाई, ये होता इनवॉलेंट्री होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग में इनवॉलेंट्री होता है, कैसा होता है? अनैच्छिक होता है। इसमें ऐच्छिक दिया है, तो ये वाला जो होगा नोट ट्रू पूछा है, तो यही गलत है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? सही होना चाहिए, 6 का फर्स्ट। अपोरेंट कंडीशनिंग डील विद द वॉलेंट्री बिहेवियर, बिल्कुल अपोरेंट कंडीशनिंग में वॉलेंट्री होता है। क्लासिकल, हाँ ये देखो नीचे दे ही रखा है, ये सही है। अपोरेंट कंडीशनिंग कॉन्सिक्वेंसेज आर इंपॉर्टेंट इन फ्रेमिंग एंड एसोसिएशन, ये बात भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नोट पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापिस लौट आया जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। भय की इस प्रकार वापसी को क्या कहा जाता है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा इसका क्या हो जाएगा? स्वतः पुनः प्राप्ति। तो इसको स्वतः पुनः प्राप्ति, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? एसिमुलेशन होता है, अकोमोडेशन होता है, अडेप्टेशन होता है, शेपिंग के बारे में कोई जिक्र नहीं होता कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? स्टर्नबर्ग ट्राइकिक थ्योरी से भी क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इस थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। स्टर्नबर्ग ट्राइकिक थ्योरी ऑफ द सक्सेसफुल इंटेलिजेंस में कौन सा नहीं? एनालिटिकल बताता, सीपीओ से याद भी रख, इसको तो किससे याद रख सकते हैं? एसीपी से। एसीपी, ए से एनालिटिकल, सी से क्रिएटिव, एसीपी याद रखना है, और पी से क्या होगा? प्रैक्टिकल। म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में गार्डनर बताते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है, यह कथन, तुम मेरी पीठ खुजाओ, तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजाऊंगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर अंकित करता है? यानी कि तुम ऐसा करो फिर मैं ये करूंगा, ठीक है। तो अपने पास ये कैसा होता है? ये अपने पास सहयोगात्मक होता है, यानी कि मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन, इसको क्या कहते हैं? बिगिनिंग ऑफ मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? कौन सा क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट से संबंधित नहीं है? तो शेपिंग अपने पास नहीं है, ये तो तीनों ही होते हैं, ठीक है, अपोरेंट कंडीशनिंग से।
ओटिज्म जो है, ओटिज्म के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले ओटिज्म के बारे में लियो कैनर ने बताया था, लियो कैनर ने बताया था भाई, ठीक है, लियो कैनर ने, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। और बाद में किसने बताया था? सिमूल कर्क ने बताया था। इसने सिमूल कर्क ने क्या दी थी? लर्निंग डिसेबिलिटीज दी थी। और लियो कैनर ने किसके बारे में बताया था? ओटिज्म के बारे में बताया था। फिर आउट ऑफ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच वन इज नॉट कम अंडर द प्रोसेस इन सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन में कौन सा नहीं आता? आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुलोमन, ये नहीं आता। सामाजिक अभिवृत्ति आता है, सामाजिक रूप से अनुमोदक भूमिका का निर्वाह आता है, सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना आता है, ठीक है। तो 13 का क्या हो जाएगा? ईगोसेंट्रिज्म बिहेवियर, ये सोशलाइजेशन का पार्ट नहीं होता। 13 का फोर्थ ऑप्शन जो रहेगा सस्ता टिकाऊ अपना ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द असेसमेंट डूइंग ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन इज नोन। एक तो कुछ काम करवाने से पहले या फिर कुछ करवा रहे हो तब अगर असेसमेंट करते तो उसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। और अगर कुछ भी कमी रह जाती है उसको सुधारते हो तो डायग्नोस्टिक होता है। और सबमेटिव क्या होता है? सारा सब कुछ करवा के रिजल्ट देने के लिए जो लेते हो दैट इज द सबमेटिव, बिल्कुल लास्ट में होती है। और फॉर्मल कौन सी होती है? फॉर्मल असेसमेंट होती है, जैसे हम उसके अंदर किसी से फॉर्मल व्यवहार करते हैं, मतलब जब ऑफिस वगैरह में होते हैं तो असेसमेंट तो यही होती हैं 3, ठीक है, ये कोई असेसमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्क्राइब बाय जीन पियाजे चाइल्ड बिकम कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, सीरिएशन और मतलब सीरीज में लगाना कंजर्वेशन और सेग्रीगेट करना, ये कहाँ आ जाता है? ये आता है कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर। किस में आता है? कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग गुड बॉय गुड गर्ल, ये कौन सी होती है? ये 3rd स्टेज होती है। और किसके अंदर आती है? कन्वेंशनल मोरलिटी के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, सॉरी भाई, 4 वर्ष की बिन्नी अपने बिस्तर गिला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है? क्या कर रहा है इसमें? रिग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिग्रेशन होता है। डिफेंस मैकेनिज्म पूछ रहा है कौन सा हो रहा है कि बिन्नी उसको देखकर क्या करने लग जाती है? बिस्तर गिला करने लग जाती है। तो ये क्या हो रहा है? पश्चगमन हो रहा है, यानी कि रिग्रेशन, ठीक है। किसी को देखकर आप उस जैसा बिहेव करते हैं। आगे नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू बोर्न रिफ्लेक्सिज। न्यू बोर्न रिफ्लेक्सिज कौन सा नहीं है? आई ब्लिंक बिल्कुल करेगा, शकिंग ये भी होता है, स्विमिंग और ड्राइविंग कार दोनों ही नहीं होते, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो अपने पास क्या होगा? ड्राइविंग कार। एक जन्म लेता बच्चा कार तो नहीं चला सकता, क्या पता उसको आप पानी में फेंक दो तो वो तैर जाए थोड़ा बहुत, ये थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन ड्राइविंग कार तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4। फिर ये होता है ना, अगर 2 ऑप्शन में कभी फंस जाओ तो बेस्ट कौन सा है हम वो लेंगे। नेक्स्ट है भाई, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, 3 स्टर्म थ्योरी। 3 स्टर्म थ्योरी, देखो 3 स्टर्म थ्योरी आपने भी नहीं पढ़ी होगी कि किसने दी? इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा है। देखो भाई, प्याजे ने तो दी नहीं है, प्याजे ने तो नहीं दी है। बिने ने क्या दी थी? उसने दी थी कि एक तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। और कैटल ने 2 तरह के बताया था, एक तो क्रिस्टल और एक लिक्विड। तो बचा हुआ ऑप्शन ये बच गया, तो अपने पास कैरोल के द्वारा बताई गई थी ऑप्शन नंबर 3। कई बार तुम एलिमिनेट करके भी ऑप्शन निकाल सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ब्रोकाज एरिया ऑफ द ब्रेन। ब्रोकाज एरिया ऑफ द ब्रेन, भाई ये कहता है इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट। अगर अपने पास लेफ्ट में स्थित है, ये लेफ्ट फ्रंटल लोब में दिया गया है, ठीक है। तो ये फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नोट पूछा है इट सपोर्ट्स ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग, यानी कि ये कुछ लैंग्वेज के बारे में कह रखा है। नेक्स्ट कह रखा है रिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज प्रोडक्शन, ये लैंग्वेज हो गया, मतलब कुछ भी लैंग्वेज वगैरह सीखने से रिलेटेड जो चीज़ें होती है लेफ्ट में होती है। तो ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं, ये तीनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। लेफ्ट ब्रेन में होती है, सही बात है, सीखने से रिलेटेड है तो लैंग्वेज लेफ्ट ब्रेन में होती है, इसका मतलब ये दोनों सही है। ये ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग होगी, यानी कि ग्रामर भी इसी के अंदर है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्रहेंसिंग वर्ड मीनिंग, यानी कि ये कह रखा है ये शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा इसका करेक्ट रहेगा। ये नोट ट्रू है इस थ्योरी से रिलेटेड। अगर थ्योरी नहीं पढ़ रखी है फिर भी आप ऑप्शन पे
जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इफ ए चाइल्ड इज शेयरिंग विद यू what he did after he got up in the morning, he is using his। यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वह क्या कर रहा है, वो एपिसोडिक मेमोरी कर रहा, प्रोसीजरल नहीं। जैसे साइकिल चलाना सीख रहा हो, बस चलाना सीख रहा हो, तो वो प्रोसीजरल, रोटी बनाना सीख रहा तो प्रोसीजरल लर्निंग होगी, वो प्रोसीजरल होगी। सेंसरी क्या होता है, सेंसरी में सिर्फ सेंसेस से बताए, ये भी नहीं है, वो सारा का सारा बता रहा तो ये कहता है सेमेंटिक मेमोरी होगी। अर्थगत यानी कि अर्थ तो बता ही नहीं रहा, वो तो बस ये बता रहा जो हुआ है वही बता रहा। तो ये क्या बता रहा है, हम नहीं कहते लगातार जैसे एपिसोड आते हैं, किसी सीरियल के एपिसोड हो गए जैसे, वो क्या आते हैं, लगातार आते हैं, यानी कि ये रोज़ बता रहा मॉर्निंग में। तो ये कैसे हो गई कि आज आया है, कल भी आएगा, परसों भी ऐसे बताएगा, तो इसको एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ड्रामेटिक प्ले। तो कौन सा इसके अंदर सही नहीं है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ नोन एज मेक ए बिलीव प्ले, बिल्कुल सही बात है। इट इन्वॉल्व ओवर्ट बिहेवियर, बिल्कुल कोवर्ट होता छुपा हुआ, ओवर्ट होता सबके सामने जो। ये प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित है, बिल्कुल। ये समाग रचना खेल है, बिल्कुल। ये सक्रिय खेल का एक प्रकार है, ये भी बिल्कुल पता है। एक्टिव रहेगा, ये प्ले में एक्टिव रहना होता है। इट इज़ ऑलवेज रिप्रोडक्टिव, ये हमेशा रिप्रोडक्टिव हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका नोट पूछा हुआ है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। प्रेजेंटेशन ऑफ द अनप्लीजेंट स्टिमुलाई टू डिक्रीज द अकरेंस ऑफ द रिस्पॉन्स इज नोन एज। ठीक है, अनप्लीजेंट स्टिमुलाई, इसको ये कौन सी बनेगी, वो बनेगी पनिशमेंट, यानी कि दंड जो होगी वो अनप्लीजेंट स्टिमुलस होगा जो डिक्रीज करेगा अकरेंस ऑफ द रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यह कथन है कि व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या की गई। ये कौन सा है, बिहेवियरिस्टिक व्यू होगा, क्योंकि ये कह रखा है ना कि लर्नड यानी कि सीखने की, तो ये अपने पास क्या होती है, बिहेवियरिस्टिक व्यू होता है। इसको क्या बोलते हैं, बिहेवियरिस्टिक व्यू बोलते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। एक चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है, तब कार का सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखना। एक चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है, तब कार का सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है। यह उदाहरण किसका है, ये किसका उदाहरण है भाई, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। सॉरी, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जब किसी को ना बुरा फील हो, जब किसी को क्या हो रही, किसी चीज़ से तकलीफ हो रही, अब जैसे अपने पास सीट बेल्ट बांधेंगे तो एक बंधा हुआ महसूस करता है इंसान, तो वो हमेशा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। उससे बेनिफिट हो लेकिन उससे तकलीफ हो रही हो, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो ये अपने पास वही क्वेश्चन आ गया, ये जानना कि साइकिल कैसे चलाया जाता, किसका उदाहरण है, ये तो बता दो फटाफट। ये प्रोसीजरल नॉलेज है, पहले प्रोसीजर पता होना चाहिए। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड, विकास के दौरान भ्रूण के सिर का विकास से उसके पैरों से, देखो दो ही तरह का होता है, या तो सिर से पैर की तरफ होता है, सिर से पैर होता है सेफेलोकोडल। अगर ये कह दे कि पेरिफेरल की सेंटर से पेरिफेरल की तरफ जा रहा है तो वो होता है प्रोक्सिमल डिस्टल। बस दो ही तरह का होता है, डेवलपमेंटल दो ही तरह से होता है, या तो प्रोक्सिमल डिस्टल होता है या सेफेलोकोडल होता है, और हमेशा क्वेश्चन आता है इससे। नोट ट्रू अबाउट द चिल्ड्रन प्ले, खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। बिल्कुल, खेल क्रियाओं की जो प्ले एक्टिविटीज़ है वो डिक्रीज होती जाती है, अगर इंक्रीज अपने पास एज इंक्रीज होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज़्यादा सामाजिक हो जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही। साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। भाई तुमने देखा है जब तुम बच्चे हो उस टाइम तुम शायद 10 बंदे खेलते होगे, लेकिन जैसे ही तुम 30+ एज होते हो तो तुम्हारे पास 2 या 4 खेलने वाले या बोलने वाले बंदे, या क्या पता किसी के पास हो ही ना। तो ये बात जो है ये गलत है कि खेलने की संख्या बढ़ने लगती है जब आयु बढ़ती है, घटने लगती है। आयु बढ़ने के साथ खेल ज़्यादा लैंगिक रूप से उपयुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कहता है डिसकैल्कुलिया इज ए टाइप ऑफ, किस तरह की डिसेबिलिटी है भाई, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, कैसी है,
लर्निंग डिसेबिलिटी। और कैसी डिसेबिलिटी है? मैथमेटिकल डिस्क, जो मैथ में वीक होते हैं उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया, यानी कि किसी को मैथ में अगर प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जिसको प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसको डिसकैलकुलिया है और ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज के लेक्चर का भी हमारा लास्ट होगा और इस सीरीज का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी अज्यूम दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस? कौन सी थ्योरी कहती है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो क्या होता है? एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे कहते हैं। और फिर किसने बताई ये चीज़? ये आप कमेंट करके बताओगे कि नहीं, ये कौन नहीं मानता कि ये जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस नहीं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कौन कहता है? डिसकंटिन्यूअस तो पियाजे कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस तो कौन कहते हैं? पियाजे कहते हैं। फिर इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कौन बताते हैं? ये आप कमेंट करके बताओगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई आज तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि हमारे चैनल पे आज पूरी 100 वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।